जय हिंद। एक अपने ही विभाग का चपरासी यानी एमटीएस कमिश्नर साहब से मिलने के लिए उनके दफ्तर में पहुंचता है। कमिश्नर साहब को नमस्कार करता है, उनसे बातचीत करता है, उनको कुछ पकड़ाता है और उसके थोड़ी ही देर बाद उनके दफ्तर से निकलकर बाहर आ जाता है। पर इस चपरासी के दफ्तर से बाहर निकलने के बाद जो कुछ हुआ उसे सुनकर और देखकर सभी हिल गए, क्योंकि अचानक से 15 लोग कमिश्नर साहब के दफ्तर के अंदर एंटर होते हैं और उन्हें दोनों हाथों से पकड़ लेते हैं। दफ्तर की तलाशी शुरू हो जाती है और उसके बाद कमिश्नर साहब को फौरन गिरफ्तार कर लिया जाता है। इस केस के बारे में आपको बताएंगे, पर सबसे पहले आपसे अपील कि आप बड़ी संख्या में हमारे वीडियोस को देख रहे हैं पर चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो फौरन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और इसके साथ ही अपना कॉमेंट देना ना भूलें। इस पूरे केस की सच्चाई जानने के लिए वीडियो को बिल्कुल आखिर तक देखें, कतई भी स्किप ना करें। अब इस पूरे मामले को समझने के लिए आपको चलना पड़ेगा मध्य प्रदेश के सीधी में, जो कि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से तकरीबन 609 किलोमीटर दूर है। यानी 13-14 घंटे तकरीबन रास्ता है भोपाल से सीधी का। वहीं जो सीधी है वो उत्तर प्रदेश के बॉर्डर के काफी नजदीक है। मिर्जापुर जो उत्तर प्रदेश का एक जिला है उससे तकरीबन 137 किलोमीटर दूर है, यानी कि तकरीबन 2.5 घंटे का रास्ता है। अब सीधी का ही ये पूरा किस्सा है और वहीं का केस है। रिपोर्टेड फैक्ट्स के मुताबिक सुखलाल कौल नाम का एक व्यक्ति चपरासी के तौर पर काम करता था सरकारी विभाग में और 25 साल से उसकी नौकरी ठीक ठाक चलती आ रही थी। एक ही जगह पोस्टिंग थी, सुखवारी छात्रावास में वो अपनी सेवाएं लंबे समय से निभा रहा था। अब कुछ ही समय में सुखलाल रिटायर होने वाले थे और सुखलाल को यह था कि यहीं से रिटायर हो जाऊं तो बढ़िया है, घर भी यहीं है, बिल्कुल नजदीक में सारा सिस्टम सेट हो गया है। पर अचानक से सुखलाल के ट्रांसफर के ऑर्डर आ जाते हैं और जो ट्रांसफर होती है वो होती है अमरबाह में। अब जैसे ही सुखलाल के ट्रांसफर के ऑर्डर आते हैं उसे कुछ समझ नहीं आता कि किया जाए तो क्या किया जाए। कुछ लोगों से, दोस्तों से, मित्रों से, रिश्तेदारों से सलाह लेता है कि क्या मुझे ट्रांसफर रुकवाने के लिए कुछ करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। कुछ दोस्त तो कहते हैं कि यार ट्रांसफर हुई है, ट्रांसफर ले लो, थोड़े टाइम में रिटायर हो जाओगे, घर आ जाओगे, क्या टेंशन में पड़ना है। मगर कुछ मित्र ये कहते हैं कि अपने अधिकारियों से बात करो। एक चपरासी की ट्रांसफर रोकना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आप अगर अपने कमिश्नर से, असिस्टेंट कमिश्नर से भी मिल लोगे तो भी ये काम हो जाएगा। अब ये बात सुखलाल को समझ आती है। उसके बाद वो अपने विभाग में पहुंचता है जो कि है आदिवासी विकास विभाग। वहां पर पहुंचकर वो अलग अलग क्लर्कों से, अधिकारियों से मिलने की कोशिश करता है। उसे सिर्फ यही बताया जाता है कि आप असिस्टेंट कमिश्नर साहब से मिल लो, उनसे बयान करो आपकी क्या प्रॉब्लम है और शायद वही आपकी इस समस्या का हल कर पाएंगे। रिपोर्टेड फैक्ट्स के मुताबिक सुखलाल ज्यादा समय नहीं गवाता और वो सीधा पहुंच जाता है असिस्टेंट कमिश्नर डीके द्विवेदी के पास। उन्हें कहता है कि साहब मैं गरीब आदमी हूं, थोड़े समय में मेरी रिटायरमेंट है। वैसे भी सरकारी रूल्स तो ये कहते हैं कि रिटायरमेंट से पहले ट्रांसफर नहीं होता, 2 साल पहले तक होम पोस्टिंग दी जाती है, चॉइस पोस्टिंग दी जाती है और मुझे आप ट्रांसफर कर रहे हैं। अब जब वो अपनी दलीलें अपने अधिकारी के सामने रखता है तो कथित तौर पर आरोप के मुताबिक कमिश्नर साहब कहते हैं कि आपकी समस्या का निवारण तो हो जाएगा पर इसके लिए आपको खर्चा करना पड़ेगा। और जो सुखलाल है उसे शुरुआत में तो बात समझ नहीं आती, पर वो धीरे धीरे बात को समझता है। खर्चा करना यानी रिश्वत देनी पड़ेगी। अब कमिश्नर साहब बिना रुके हुए आगे बोल देते हैं रिपोर्टेड फैक्ट्स के मुताबिक कि मुझे 20,000 रुपए दे दो, इतना तो खर्चा करना पड़ेगा और आपकी ट्रांसफर रुक जाएगी, आप यहीं से आराम से रिटायर हो जाओगे। अब जब ये बात अपने असिस्टेंट कमिश्नर के मुंह से सुखलाल कथित तौर पर सुनता है तो उसे अपने आप पर ही यकीन नहीं आता कि एक इतना बड़ा अधिकारी एक चपरासी से सीधे तौर पर रिश्वत की मांग कैसे कर सकता है। पर फिर भी वो अपने अधिकारी को कहता है कि सर कोई बात नहीं, मैं पैसों का इंतजाम कर दूंगा, आप बस भाई बाप मेरी ट्रांसफर रुकवा देना। अब ये सारी बात सेट हो जाती है और रिश्वत के 15,000 रुपए सुखलाल कमिश्नर साहब के दफ्तर में लेकर पहुंच जाता है, उन्हें पैसे दे भी देता है। अब
कुल 5,000 रुपए शेष रह गए थे। सुखलाल अपने घर में अपने खास दोस्तों से, अपने कुलीग से जिक्र करता है इस बात का कि मैंने रिश्वत का ज्यादातर पैसा दे दिया है, कुछ पैसा रह गया है, अब मेरी ट्रांसफर रुक जाएगी, कोई टेंशन की बात नहीं। पर कुछ दोस्त होते हैं जो सही सलाह देते हैं जीवन में। उन्होंने सलाह दी कि सुखलाल एक बात बताओ, आप रिटायर होने वाले हो, ट्रांसफर से इतना फर्क नहीं पड़ता, मगर सबसे ज्यादा फर्क इस बात से पड़ता है कि आपका अधिकारी आपसे ही पहले ट्रांसफर करता है और उसके बाद ट्रांसफर रोकने के लिए पैसे की मांग करता है। यह कितना बड़ा गड़बड़ झाला है। अब यह बात सुखलाल को समझ आती है। अब उसके मिलने वाले ये कहते हैं कि देखिए, इसकी कंप्लेंट कीजिए, इसकी शिकायत कीजिए और अपने रिश्वतखोर अधिकारी को गिरफ्तार करवाइए। सुखलाल को अब यह नहीं समझ आ रहा था कि इतने सीनियर अधिकारी के खिलाफ कोई कार्रवाई करेगा भी या नहीं, उसे यकीन ही नहीं था। पर फिर भी अपने कुछ दोस्तों और कोलीग्स के कहने पर वो पहुंचता है लोकायुक्त के दफ्तर में और वहां पर अपनी जाकर पूरी कहानी बयान करता है। वहां पर अधिकारियों को बताता है कि सर, मैं कुछ ही समय में रिटायर होने वाला हूं, मेरी ट्रांसफर कर दी गई है अधिकारियों के द्वारा और अब जब मैं कह रहा हूं कि सर मेरी ट्रांसफर रोक दीजिए तो उसके नाम पर सीधे तौर पर रिश्वत की मांग की जा रही है, जिसमें से तकरीबन 75% रिश्वत का हिस्सा मैं अधिकारी साहब को दे चुका हूं। अब जब ये बात वहां पर अधिकारी सुनते हैं तो वो भी हैरान परेशान रह जाते हैं कि एक असिस्टेंट कमिश्नर लेवल का अधिकारी चपरासी से रिश्वत मांग रहा है। अब उसके बाद ज्यादा समय एजेंसी भी नहीं गवाती, प्रीलिमिनरी इंक्वायरी शुरू की जाती है। यानी कि जो भी आरोप असिस्टेंट कमिश्नर पर लगाए जा रहे थे उनकी प्रामाणिकता करना एजेंसी का फर्ज था। अब प्रीलिमिनरी इंक्वायरी में कुछ बातें निकलकर सामने आती हैं जिससे पता लगता है कि कहीं ना कहीं दाल में काला है। अब बहरहाल कमिश्नर साहब को रिश्वत देने के लिए दिन और समय निश्चित होता है क्योंकि बाकी के पैसे 25% बच गए थे। अब जनवरी 2025 की एक तारीख निश्चित की जाती है, समय निश्चित किया जाता है और कमिश्नर साहब के दफ्तर में पहुंच जाता है चपरासी सुखलाल। जाकर साहब को नमस्कार करता है और कहता है कि सर, आपने जो आदेश किया था उसको मैंने पूरी तरह से पालन किया है, आपके रिश्वत के बाकी के पैसे लेकर मैं आ गया हूं। अब रिपोर्ट इन फैक्ट्स के मुताबिक और आरोपों के मुताबिक कमिश्नर साहब वो पैसे अपने हाथ में पकड़ लेते हैं। अब चपरासी नमस्कार करके और कमिश्नर साहब को कहकर कि सर मेरी ट्रांसफर देख लीजिएगा, इमीडिएटली ट्रांसफर रुकवा दीजिएगा, ये कहकर वो कमरे से बाहर निकल आता है। कमिश्नर साहब को अभी तक कुछ पता नहीं था, वो रोज की तरह अपने दफ्तर का कामकाज निपटाने लगते हैं। पर थोड़ी ही देर में वहां पर ताक में खड़े हुए थे तकरीबन 15 लोग सादे कपड़ों में, जो कि चपरासी के इशारे का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही चपरासी कमिश्नर साहब के दफ्तर से बाहर निकलता है, ये 15 के 15 लोग सादे कपड़ों में कमिश्नर साहब के दफ्तर में प्रवेश कर जाते हैं। असिस्टेंट कमिश्नर के दफ्तर का स्टाफ भी देखकर हैरान था कि ये सब कुछ क्या हो रहा है। अब जैसे ही ये 15 लोगों की टीम अंदर दाखिल होती है तो पता चलता है कि जो टीम को लीड कर रहे हैं वो है डीएसपी प्रवीण सिंह परिहार। उनकी ओर से असिस्टेंट कमिश्नर को कहा जाता है कि आपने क्या रिश्वत ली है। अब इसके बाद चेकिंग की जाती है, असिस्टेंट कमिश्नर साहब के कपड़े चेक किए जाते हैं, कमरे को चेक किया जाता है, रिश्वत के पैसे रिपोर्ट इन फैक्ट्स के मुताबिक बरामद कर लिए जाते हैं और कमिश्नर साहब को फौरन गिरफ्तार कर लिया जाता है। गिरफ्तारी के बाद असिस्टेंट कमिश्नर को सीधा सर्किट हाउस में लेकर आया जाता है। वहां पर एजेंसी के अधिकारी और कर्मचारी असिस्टेंट कमिश्नर से पूछताछ करते हैं कि आखिर उन्होंने किस काम के लिए रिश्वत मांगी थी और उन्होंने कितनी रिश्वत मांगी थी और क्या इससे पहले भी वो ऐसे मामलों में रिश्वत लेते रहे हैं। इन सब सवालों को पूछते हुए कमिश्नर साहब की स्टेटमेंट दर्ज की जाती है और एक एफआईआर रजिस्टर की जाती है प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत। अब अगर असिस्टेंट कमिश्नर डी.के. द्विवेदी की बात की जाए तो उनकी जनवरी के महीने में ही प्रमोशन हुई थी, यानी कि जिस दिन गिरफ्तारी हुई उससे ठीक 10 दिन पहले ही प्रमोशन हुई थी और साहब असिस्टेंट कमिश्नर बने थे। प्रमोशन के 10 दिनों के अंदर ही असिस्टेंट कमिश्नर की गिरफ्तारी, ये एक बड़ी शर्मनाक बात भी थी और उनके करियर के ऊपर एक बहुत बड़ा धब्बा भी था। इससे पहले वो अलग अलग जिलों में पोस्टेड रहे। 2017 में वो सीधी में पोस्टिंग पर आए थे, जिसके बाद उन्हें एडहॉक पर पहले प्रमोट किया गया और उसके बाद उनकी परमानेंट प्रमोशन हुई साल 2025 के जनवरी महीने की पहली तारीख को और वो 10 दिनों बाद रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार भी हो गए।
बहरहाल इस पूरे मामले से हमें सीख क्या मिलती है? हमें सीख सिर्फ यही मिलती है कि कोई भी व्यक्ति कितना भी बड़ा अधिकारी बन जाए, कितना पावरफुल व्यक्ति बन जाए, पर जो भी व्यक्ति कानून के खिलाफ जाकर काम करेगा या फिर भ्रष्टाचार को बढ़ावा देगा, वो एक ना एक दिन कानून के शिकंजे में जरूर फंसेगा। हो सकता है कि शायद असिस्टेंट कमिश्नर ने भी ऐसा ही सोचा हो, पर कानून के हाथ, जैसा आपने सुना ही होगा, बहुत लंबे होते हैं और वो भ्रष्टाचारी को एक ना एक दिन सलाखों के पीछे भी पहुंचा ही देते हैं। इसलिए हमेशा नैतिकता और ईमानदारी से अपना काम करें, अपनी नौकरी करें और देश के विकास में अपना योगदान दें। जय हिंद।